हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए देखते हैं, करते हैं। वेलकम ऑन इज लर्निंग। तो यूनिट 2 करने जा रहे हैं। ये ब्लॉक 2 का है, यूनिट 2। यूनिट 1 हमने कवर कर लिया है। तो चलिए चलते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या स्पेशल है इसमें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में दे रखा है। ये जो बीपीएससी वाले 011 है उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन का मतलब है चिल्ड्रन में सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसमें वो पारंगत नहीं होते हैं, उसी को डिसेबिलिटी कहा जाता है। इससे मेंटल रिटार्डेशन आता है, मानसिक जो खराबी आती है, और साथ में उनके जो सीखने की डिसेबिलिटी होती है वो भी इसमें आ जाती है। इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम 2.2.2 तक कवर करेंगे, कॉजेज़ ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सब है। पहला आपका है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जाने से पहले हम कुछ इसके ग्लॉसरी वोकैबुलरी देख लेते हैं, जो आगे बड़ी आपका है 2.7 में। ये रहा आपका वोकैब, देख सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो है वो डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया कि डिसेबिलिटी आखिर में होती क्या है। तो इज़ लिमिटेशन लैक ऑफ एबिलिटी, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो किसी भी व्यक्ति को लिमिट कर देती है, खास करके ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए विच आर कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर्म इंडिविजुअल, जो कि नॉर्मल व्यक्ति तो करता है लेकिन वो नहीं कर पाते। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम, ए मेंटल रिटार्डेशन विच अकर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन द 21st पेयर ऑफ द ऑटोसोम्स। ये एक ऐसी मेंटल रिटार्डेशन होती है जो क्रोमोसोमल की असमानता के कारण होती है, जो ऑटोसोम्स की 21 पेयर होती है उसके कारण से। ये बायोलॉजी का पूरा फीचर दे रखा है इसमें। नेक्स्ट दे रखे हैं डायस्लेक्सिया का क्या होती है। इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन लर्निंग टू रीड। एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिसमें बच्चे को पढ़ने के लिए जो सीखते हैं उसमें कठिनाई होती है। मतलब रीडिंग करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, लेटर जो है वो सही से देख के नहीं पढ़ पाते हैं। इसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ द डिसऑर्डर दैट लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन एक्वायरिंग लैंग्वेज एंड एकेडमिक स्किल्स। एक ऐसी प्रकार की डिसऑर्डर होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होने लगती है एकेडमिक स्किल या लैंग्वेज को सीखने में, एक्वायर करने में। इसके बाद है मेंटल रिटार्डेशन। ये एक ऐसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक क्षमता जो है वो नाकामयाब हो जाती है इसमें बाय सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। किसके द्वारा? जिसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, सब एवरेज हो जाती है। एंड डिफिशिएंट एडेप्टिव बिहेवियर बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज, और 18 वर्ष से पहले ही ऐसा लगता है कि उनका जो अनुकूल व्यवहार है उसमें कमी आने लगती है। तो चलिए फिर से हम आपको इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये 2.0 में जो है इंट्रोडक्शन है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि इसको ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो कोई वर्ड अगर कट जाए तो देख लेना, आप उसको मिला लेना। इसमें दे रखे हैं द सब्जेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी रिक्वायर्स नाउ
almost total attention as 10 to 20% of the child population has some disability or the other and require intervention. कहते हैं डिसेबिलिटी का जो विषय है या सब्जेक्ट है, इससे ज़रूरत है कि लगभग जितना भी हमारा ध्यान है उसमें से 10 to 20% जो है वो चाइल्ड की पॉपुलेशन के ऊपर हमारी जाती है। मतलब बच्चे की जो आबादी है उसमें से 10 to 20% बच्चे के पास डिसेबिलिटी की समस्या आती है। इससे कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, सम डिसेबिलिटी या कुछ और प्रकार की प्रॉब्लम है और इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, रिक्वायर इंटरवेंशन। Disability refers to limitations or lack of ability to perform activities that are considered normal for the individual. कहते हैं डिसेबिलिटी एक ऐसी प्रकार की लिमिटेशंस होती है, उसके बारे में रेफ़र करती है, बताती है, या एबिलिटी की कमी के बारे में बताती है, लैक बताती है किसी भी काम को पूरा करने में। दैट आर कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर द इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल को के लिए नॉर्मल समझा जाता है। मतलब नॉर्मल व्यक्ति उसे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन डिसेबल्ड चाइल्ड उसको आसानी से नहीं कर पाते हैं। इट इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पेयरमेंट, या इम्पेयरमेंट का नतीजा होता है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है उसकी जो फिज़िकल पार्ट्स होती है या उसे और भी जो अंदर के जो बायोलॉजिकल पार्ट्स होती है वो सही से काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण से उसमें इम्पेयरमेंट जागती है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी रेफर्स टू लिमिटेशंस इन द कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इन द इंडिविजुअल। कॉग्निटिव मैंने कॉग्निटिव के बारे में कई बार बता रखा है क्या होती है। सोचने समझने की क्षमता को कॉग्निटिव कहा जाता है। इसमें ऐसे लिमिटेशंस के बारे बताते हैं जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है इंडिविजुअल की। बोथ मेंटल रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। अगर मेंटल रिटार्डेशन, अगर मानसिक खराबी हो जाए उसको मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है, और सीखने में अगर अयोग्यता हो जाए, डिसेबिलिटीज़ हो जाए, तो ये सारे जो है मिलजुल करके कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ में मिल जाते हैं आगे। आगे दे रखे हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू मेंटल रिटार्डेशन इंडिविजुअल्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटी आर डिलेड इन स्पेसिफिक कॉग्निटिव स्किल्स नॉट इन ऑल एरियाज ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन के अगर कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए इंडिविजुअल की जो होती है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ होती है, ये स्पेसिफिक कॉग्निटिव जो स्किल होती है उसमें विलम्ब करा देती है, क्योंकि जो खास चीज़ें सीखना चाहिए बच्चों को वो चीज़ बच्चे नहीं सीख पाते। नॉट इन ऑल एरियाज ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, और ये मानसिक जितनी भी हमारे कार्य होते हैं ये सभी हिस्से में नहीं ये चीज़ होते हैं। दे ऑल्सो डू नॉट हैव सीवियर सोशल प्रॉब्लम्स लाइक दोज फाउंड इन मेंटली रिटार्डेड, और इसमें काफ़ी ज़्यादा गहरी सामाजिक समस्याएं भी नहीं होती है जैसे कि मेंटली रिटार्डेड में पाई जाती है। मतलब ऐसे बच्चे जिसका मानसिक स्थिति सही नहीं होता है, वो क्या करता है, कहीं भी बैठ जाता है, कुछ भी बोलने लगता है। लेकिन उनकी तुलना में अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो इतनी ख़राब नहीं होती है। दिस यूनिट विल बी डेल्ट इन 2 सेक्शन। इस यूनिट को 2 सेक्शन में डील किए जाएंगे या उसके बारे में वर्णन किए जाएंगे। द फर्स्ट सेक्शन डिस्कसेस अबाउट मेंटल रिटार्डेशन एट्सेट्रा। पहला सेक्शन जो है मेंटल रिटार्डेशन के बारे में डिस्कस करती है, उसके डिफिनेशन के बारे में बताती है, उसकी क्लासिफिकेशन करती है। क्लासिफिकेशन मीन्स उसका वर्गीकरण करती है। एटियोलॉजी, ये कहाँ कहाँ से इसके क्या रीज़न है, कहाँ कहाँ का से ये चीज़ उत्पन्न होता है उसके बारे में बताती है। एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होना चाहिए, क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए इसके लिए, कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए इसके लिए। एंड फाइनली द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। और साथ में मेंटल रिटार्डेशन के लिए जो एक आवश्यक जो प्रोग्राम है और मैनेजमेंट है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में दे रखे हैं नेक्स्ट, इन द सेकेंड सेक्शन वी शैल स्टडी अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी। और दूसरे सेक्शन में हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। दिस विल कंप्राइज इट्स डेफिनेशन, जिसमें कि लर्निंग डिसेबिलिटी की जो परिभाषा है, कितने प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसके बारे में, इसकी एटियोलॉजी, इनके कारण क्या क्या हैं, कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं उसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कौन कौन सा खास एजुकेशनल प्रोग्राम दी जानी चाहिए उसके बारे में ऐसे लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए या पर्सन के लिए। एंड द इफ़ेक्ट दिस डिसेबिलिटी हैज़ ऑन लर्निंग, और अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको कोई चीज़ सीखने में क्या इफ़ेक्ट होती है उसके बारे में जानेंगे।
इसलिए आगे चाइल्ड यहाँ दे भी रखा है। दिस कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू विल ब्रॉडन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस 2 टाइप ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। ये जो समझने के जो तरीके हैं पूरा का पूरा, ये आपकी समझ को और ज़्यादा बेहतर या ब्रॉडन कर देगी इन 2 के बारे में जो चिल्ड्रन में कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का कारण बनाती है। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस चैप्टर को सीखने के बाद, रीड करने के बाद आप क्या सीख पाएंगे उसके बारे में दे रखे हैं। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आप जो है किस चीज़ के लायक हो जाएंगे। तो पहला तो है डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। मेंटल रिटार्डेशन लर्निंग डिसेबिलिटी के बीच में आपको क्या दोनों क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आइडेंटिफाई दिस डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन। ये बच्चों में ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हम पहचान पाएंगे अगर किसी बच्चे के अंदर ये डिसेबिलिटीज़ होती है तो। डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अलग अलग जो मेंटल रिटार्डेशन के जो फॉर्म होते हैं उसके बारे में वर्णन कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द वेरियस एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड देम। और यह भी जान पाएंगे कि अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल और कौन कौन से वोकेशनल प्रोग्राम जो है उनको दिए गए हैं जिससे ये चीज़ ठीक किया जा सके। एंड एनालाइज द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम प्रोवाइडेड फॉर द मेंटली रिटार्डेड। और मेंटली रिटार्डेड के लिए कौन से राहत भरी ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं उनको जो है एनालाइज करेंगे। ये आपका 2.2 में जो है वो मेंटल रिटार्डेशन के बारे में MR, कहीं भी अगर MR आपको मिल जाए तो समझो ये मेंटल रिटार्डेशन के बारे में दे रखा है। तो इसमें दे रखे हैं कि मेंटल रिटार्डेशन इज अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है? एक कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। The American Association on Mental Retardation defines mental retardation as a condition characterized by sub-average intellectual functioning with deficits in adaptive in 2 or more skills areas like communication, self-care, home living, social skills, community use, self-direction, health and safety, functional academics, leisure and work। कहते हैं अमेरिकन एसोसिएशन जो मेंटल रिटार्डेशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म AAMR है, वो मेंटल रिटार्डेशन को कैसे डिफाइन करती है उसके बारे में दे रखा है। वो बताते हैं कि ऐसी प्रकार की अवस्था हो जाती है बच्चों में या किसी पर्सन में जिसमें कि इंटेलेक्चुअल जो फंक्शनिंग होती है वो सब एवरेज हो जाती है और इस तरीके से वो दिखाई पड़ने लगती है, कैरेक्टराइज्ड हो जाती है। सब एवरेज मतलब आम लोगों की तरह या नहीं हो पाती है, उसमें कमी गिरावट आ जाती है, डेफिसिट्स हो जाती है। इन एडेप्टिव इन 2 और मोर स्किल्स, और ख़ास करके 2 या 2 से अधिक जो स्किल्स होते हैं उनको वो उस हिसाब से नहीं ढाल पाते हैं, तो इसी को एडेप्टिव कहा गया है। अब वो कौन कौन से ऐसे 2 या 2 से ऐसे अधिक स्किल्स हैं? तो पहला तो है इसमें कम्युनिकेशन, दूसरा है सेल्फ केयर, मतलब कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने में दिक्कत होती है, खुद अपने आप को देख रेख नहीं कर पाते हैं, घर में सही से नहीं रह पाते, होम लिविंग, सोशल स्किल्स नहीं होती है, समाज में मिलने जुलने की, कम्युनिटी में कैसे अपने आप को रहना है वो नहीं समझ पाते हैं, सेल्फ डायरेक्शन कैसे अपने आप को दिशा निर्देश करे वो भी नहीं जान पाते हैं, अपनी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल नहीं रख पाते हैं, फंक्शनल एकेडमिक्स अपने जो कॉलेज या जो स्कूल का काम है उनको सही नहीं रख पाते हैं, लेज़र एंड वर्क, और फुर्सत में अगर रहते हैं कोई काम करते हैं तो उनको भी सही से नहीं संभाल पाते हैं। मतलब अगर इनमें से 2 या 2 से अधिक, अगर 2 या 2 से अधिक जो है उसका अगर अंदर नहीं है, ये जितने भी चीज़ें दे रखे हैं, तो समझो कि ऐसे जो होते हैं बच्चे वो मेंटल रिटार्डेशन के कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या दे रखे हैं। मेंटल रिटार्डेशन मैनिफेस्ट्स बिफोर द एज ऑफ 18। और मेंटल रिटार्डेशन बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है 18 साल के एज से पहले से ही ये बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है। एन IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट इसको कहा जाता है। स्कोर ऑफ लेस देन 70 इज द क्राइटेरियन फॉर मेंटल रिटार्डेशन।
अगर किसी बच्चे की IQ जो है अगर 70 से भी कम है तो वो मेंटल रिटार्डेशन के सिद्धांत पे काम करने लगते हैं। आगे दे रखे हैं 2.2.1 में क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का वर्गीकरण किया गया है कि मेंटल रिटार्डेशन कितने टाइप के होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। ये जो मेंटल रिटार्डेशन होते हैं इसे कई तरीके से क्लासिफाई की जाती है, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी को समझने वाले हैं उसके द्वारा, या शिक्षावादी के द्वारा जो एजुकेशनिस्ट होते हैं। पहला देखते हैं मेडिकल क्लासिफिकेशन क्या किया गया है। बेस्ड ऑन द कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैव क्लासिफाइड मेंटल रिटार्डेशन एज। मेंटल रिटार्डेशन के क्या क्या कारण हैं उनके आधार पर में मेडिकल प्रैक्टिशनर ने मेंटल रिटार्डेशन को कैसे क्लासिफाई किया है उसके बारे में दे रखा है। ऑर्गेनिक मेंटल रिटार्डेशन विच इज़ कॉज्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनिक और फिजिकल प्रॉब्लम्स, डाउन सिंड्रोम। एक ऑर्गेनिक मेंटल रिटार्डेशन होती है जो कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिक और फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण होती है, डाउन सिंड्रोम के कारण। मैंने वोकैब में ये चीज़ बता दिया था आपको डाउन सिंड्रोम क्या होता है वीडियो के स्टार्टिंग में ही। फैमिलियल मेंटल रिटार्डेशन मतलब फैमिली में भी किसी को फादर मदर में पहले से मेंटल रिटार्डेड फादर मदर हैं कहते हैं, डज नॉट इन्वॉल्व बायोलॉजिकल डैमेज। तो इसमें कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल डैमेज को ये शामिल नहीं करती है, बट रिप्रेजेंट्स द लोअर एंड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, बल्कि यह दिखाती है कि इंटेलिजेंस का जो सामान्य सा जो ट्रांसमिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे जाके इसका अंत होता है। मतलब जैसे फादर मदर है, ज़रूरी नहीं है कि उसका चाइल्ड उसी सेम टू सेम टाइप का हो जाए, बल्कि कुछ लक्षण जो है वो उस पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो बी है इसमें एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, शैक्षणिक वर्गीकरण। एजुकेशनिस्ट हैव क्लासिफाइड मेंटल रिटार्डेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एज। कहते हैं एजुकेशनिस्ट या शिक्षावादी ने मेंटल रिटार्डेशन को कैसे क्लासिफाई किया है, तो कुछ फंक्शनल एबिलिटी जो इंडिविजुअल के अंदर होती है उसके अकॉर्डिंग टू। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं कि एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं वो एडुकेबल होते हैं, नहीं उनका मेंटली रिटार्डेड होते हैं लेकिन उसको पढ़ाया जा सकता है, उसको शिक्षित किया जा सकता है। ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड मतलब ऐसे लोग मेंटली रिटार्डेड वो जो ट्रेनेबल होते हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है। एंड कस्टडियल मेंटल रिटार्डेड मतलब ऐसे मेंटल रिटार्डेड जिसको कस्टडी में रख के उसको सिखाया जा सकता है। आगे जो नेक्स्ट है वो है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जो मनोवैज्ञानिक जो हैं वो कैसे काम करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट क्लासिफाइड मेंटल रिटार्डेशन बेस्ड ऑन IQ लेवल इनटू 4 माइल्ड लेवल। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन 50 to 70, moderate 49 to 35, severe 34 to 20 and profound below 20। साइकोलॉजिस्ट क्या किए हैं तो मेंटल रिटार्डेशन को जो है IQ लेवल पर में जो है उन्होंने क्लासिफाई किए हैं, और इन्होंने 4 जो है माइल्ड लेवल इनको तैयार किए हैं मेंटल रिटार्डेशन के। इसमें जो है अगर माइल्ड लेवल की बात किया जाए तो ये 50 to 70 पे होती है, मॉडरेट जो होती है 49 to 35 पे होती है, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा गहरा होता है तो 34 to 20 के बीच होती है, जिसकी IQ की बात कही गई IQ लेवल की, और बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, ऐसा लगता है हालात बहुत ही ख़राब है तो ये बिलो 20 होती है। नेक्स्ट जो है उस कुछ ऐसे बच्चे जिसकी IQ 20 से जैसे कि नीचे बताया गया है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड होती है, उसी को एक टेबल बना करके इस टाइप के जो है बताया गया है। द लेवल्स अलॉन्ग विद IQ स्कोर्स एसोसिएटेड विद ईच लेवल आर शोन इन द टेबल बिलो। ये टेबल बनाया गया है उसमें IQ लेवल को जो है बताया गया है। तो लेवल ऑफ MR मेंटल रिटार्डेशन का लेवल एक तरफ है, एक तरफ IQ लेवल है और एक तरफ एजुकेटर्स है। कहते हैं कि ऐसे बच्चे जिसको हल्का फुल्का मेंटल रिटार्डेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर नहीं होता है, माइल्ड होता है, जिसकी IQ 50 से 70 तक होती है, उसको एडुकेबल किया जा सकता है, उसको पढ़ाया लिखाया जा सकता है। दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, सामान्य होते हैं, इनकी IQ 49 से 35 तक होती है, इन्हें ट्रेन किया जा सकता है। थर्ड होते हैं थोड़ा ज़्यादा गंभीर होते हैं, सीवियर में आ जाते हैं,
इनकी IQ 34 से 20 तक होती है, इनको भी ट्रेन किया जा सकता है। इसके बाद ऐसे बच्चे जिसका मानसिक जो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, प्रोफाउंड रहते हैं और IQ लेवल इनका 20 से भी नीचे चला जाता है, तो ऐसे को तो ना तो ट्रेन किया जा सकता है, ना ही एजुकेबल किया जा सकता है, बल्कि कहीं पे रख करके कस्टडी में फिर उसको आगे का रास्ता उसके लिए तैयार किया जाता है। The profound, severe and moderate levels in AAMR system are organic in origin. The mild level is familial. कहते हैं AAMR सिस्टम में जो मॉडरेट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड सीवियर दिखाया गया है, ये ओरिजिन में ऐसे ही मालूम पड़ती है, और जो माइल्ड लेवल है वो फैमिलियल दिखाया गया है। और फर्स्ट में है कि माइल्ड मेंटली रिटार्डेड, ऐसे बच्चे जो कि हल्का फल्का उनको मेंटली रिटार्डेड प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे होते हैं। About 85% of mentally retarded individuals with IQ score 50 to 70 fall in this category। कहते हैं लगभग 85% ऐसे बच्चे होते हैं जो mentally retarded होते हैं, उनकी IQ लेवल 50 से 70 के बीच होता है और वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, इस श्रेणी में वो आ जाते हैं। यहाँ पे फॉल का मतलब आना होगा, गिरना नहीं होगा। They are sometimes called educable mentally retarded। वे कभी कभी educable mentally retarded भी कहा जा सकता है उनको। These individuals benefit from academic education but an older age than the non-retarded and can support themselves during adulthood but need assistance under social and economic stress। ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वो पढ़ाई लिखाई या शिक्षा से तो फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन बट एट ओल्डर एज, लेकिन ओल्डर एज को छोड़ करके, दैन द नॉन रिटार्डेड, मतलब नॉन रिटार्डेड की तुलना में ये अपने आप को सपोर्ट भी कर सकता है एडल्टहुड में, लेकिन इन्हें समाज में जब ये उठते बैठते हैं और जब इन्हें आर्थिक समस्या पैदा हो जाती है तब इन्हें मदद की ज़रूरत होती है, असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। दे कैन फंक्शन एडिक्वेटली इन अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स। ये जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब होते हैं इसमें ये पर्याप्त रूप से कार्य कर सकते हैं। अनस्किल्ड मतलब जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, और सेमी स्किल्ड जो थोड़ा बहुत जानता है। माइल्ड MR इज़ नॉट यूजुअली डिटेक्टेड अंटिल द चाइल्ड एंटर्स स्कूल। और माइल्ड जो MR मिलिट्री रिटार्डेशन होती है वो सामान्यतः पता नहीं चल पाती है जब तक कि बच्चा स्कूल नहीं जाता है। सेकंड जो है इसमें वो है मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड। जो मॉडरेट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो अबाउट 10% ऑफ मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स विद इन IQ 35 to 50 आर क्लासिफाइड एज मॉडरेटली मेंटली रिटार्डेड। कहते हैं लगभग 10% जितने भी मेंटली रिटार्डेड पर्सन हैं उनमें से ये 10% इनका टोटल फिगर है जिनकी IQ 35 से 50 के बीच होती है, और ये मॉडरेटली मेंटली रिटार्डेड कहलाते हैं। दे डेवलप इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऑफ ए नॉन रिटार्डेड 7 और 8 ईयर ओल्ड। कहते हैं वह नॉन रिटार्डेड जो 7 और 8 ईयर्स ओल्ड होते हैं उनकी तरह ये इंटेलेक्चुअल स्किल को डेवलप करते हैं। विद दिस लेवल ऑफ फंक्शनिंग दे कैन वर्क इन अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स अंडर सुपरविजन। कहते हैं इस लेवल में काम करते हुए जब वो काम पे जाते हैं या काम करना शुरू करते हैं, तो जब तक कोई इनके पास ना हो जो उनके देखेंगे वो काम कैसे करता है तब तक वो काम नहीं कर सकता है। इसलिए अंडर सुपरविज़न की ज़रूरत है उन्हें, और वे अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों जॉब जो है कर सकते हैं। दे में लर्न टू टॉक एंड कम्युनिकेट ड्यूरिंग प्री स्कूल पीरियड। वे प्री स्कूल पीरियड से पहले बात करना सीख सकते हैं, आपस में संचार कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। They can learn to care for themselves but do not live independently and need care from relatives or in institutions। वे जो है अपने आप को कैसे देख रेख करना है वो सीख सकते हैं, लेकिन वे इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं और उन्हें रिलेटिव या किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से मदद की या देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। They can adapt well to supervised life in the community। वे जो है कम्युनिटी में सुपरवाइज्ड जो लाइफ होती है उसके साथ उनका मामला फिट बैठ सकता है। आगे चलते हैं थर्ड में।
थर्ड में है सीवियरली मेंटली रिटार्डेड, मतलब ऐसे मेंटली रिटार्डेड होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा गंभीर होते हैं। कहते हैं अबाउट 4% ऑफ मेंटली रिटार्डेड पीपल MR सीवियरली रिटार्डेड। कहते हैं 4% ऐसे होते हैं मेंटली रिटार्डेड पीपल जो कि काफ़ी ज़्यादा रिटार्डेड होते हैं MR। इनकी IQ 20 से लेके 40 के बीच होती है। बिफोर एज ऑफ 5 दे शुड पुअर मोटर डेवलपमेंट एंड नो कम्युनिकेटिव स्पीच। कहते हैं 5 साल से पहले ऐसे बच्चे जो होते हैं इनका मोटर डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत कमज़ोर होनी चाहिए और ये बातचीत करने के लायक नहीं हो पाते हैं। नो कम्युनिकेटिव स्पीच। अब मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? जो हाथ पैर चलाना, उछलना, कूदना, ये सब सारे मोटर डेवलपमेंट में आ जाता है। एट स्पेशल स्कूल्स दे आर टॉट सेल्फ हेल्प स्किल्स लाइक ड्रेसिंग, फीडिंग एंड टॉयलेटिंग। दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट सुपरविजन। दे आर मोर्टलिटी रेट इन हाई। कहते हैं स्पेशल स्कूल्स में ऐसे बच्चों को जो है पढ़ाए जाते हैं सेल्फ हेल्प स्किल, मतलब खुद को कैसे जो है कपड़े पहने, खाना खाए, भोजन करे, टॉयलेट करे, और ऐसे बच्चों को भी लगातार जो है देखरेख की ज़रूरत होती है। दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट सुपरविजन। देयर मोर्टलिटी रेट इज़ हाई। यहाँ पे इज़ होना चाहिए, मिसप्रिंट है। इनकी जो मृत्यु दर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो दे रखे हैं फोर्थ में, प्रोफाउंडली मेंटली रिटार्डेड, मतलब ऐसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होते हैं, मतलब टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अबाउट 1% ऑफ मेंटली रिटार्डेड पीपल आर प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड। कहते हैं 1% जो इनकी संख्या है टोटल मेंटली रिटार्डेड पीपल में, और ये प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड होते हैं। इनकी IQ जो होती है वो और भी ख़राब होती है, 20 से भी नीचे होती है। दे आर डेफिसिट इन बोथ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ एंड एडेप्टिव बिहेवियर। ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ में और साथ साथ एडेप्टिव बिहेवियर में भी डेफिसिट होती है, बहुत कमी होती है इनके अंदर। एडेप्टिव बिहेवियर का मतलब हुआ कि कहीं जाकर अगर किसी से बात करनी है तो उसके अनुसार से नहीं ढल पाते हैं और इनका बर्ताव बहुत ही ख़राब रहता है। एंड दे रिक्वायर कस्टोडियल केयर, और इन्हें किसी के कस्टडी में रखा जाना होता है। देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ शॉर्टर देन द नॉर्मल। इनकी जो जीवन काल है वो नॉर्मल व्यक्ति के जीवन काल की तुलना में बहुत कम होती है। कम ही दिन जी पाते हैं ऐसे बच्चे। अभी तक तो देखा आपने कि मेंटल रिटार्डेशन को इन्होंने 3-4 भागों में क्लासिफाई किया है, लेकिन अब हम जानेंगे इसमें 2.2.2 में कि आखिर मेंटल रिटार्डेशन होते क्यों हैं, क्या कारण है। क्या ये माता पिता के कारण होते हैं? क्या इसमें कोई साइकोलॉजिकल सोसाइटी का कोई रोल होता है? क्या इसमें खान पान का कोई प्रॉब्लम होती है? इसमें कोई बायोलॉजिकल कारण होती है जिसके कारण से कोई बच्चा इस तरह का जन्म लेता है? तो देते हैं इसमें देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फैक्टर्स दैट कॉज मेंटल रिटार्डेशन। कहते हैं किसी बच्चे का अगर मानसिक संतुलन बहुत ही खराब हो जाती है तो इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला तो है ऑर्गेनिक कॉजेज एंड सेकेंड इज सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ऑर्गेनिक कॉजेज मतलब जो माता पिता से इन्हें प्राप्त होता है, और सेकेंड है जो सामाजिक, जो मनोवैज्ञानिक फैक्टर है। जिस बच्चा जिस जगह पे बैठता है, जो सीखता है, जो समझता है, ये भी इसके कारक हो सकते हैं। However, the multifarious factors that cause mental retardation cannot be listed, but the major ones are being presented below. कहते हैं फिर भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि मेंटल रिटार्डेशन के कारण बन सकते हैं। इसको तो लिस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नीचे बताए जा रहे हैं इसमें। पहला है प्रीनेटल कॉजेज़। प्रीनेटल कॉजेज़ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जब बच्चे का जन्म नहीं होता है तो बच्चे का जो आपको कॉन्सेप्शन पीरियड होती है, कॉन्सेप्शन से लेकर बर्थ तक की जो पीरियड होती है, मतलब गर्भावस्था से लेकर जन्म की जो पीरियड होती है, इसको प्रीनेटल कॉजेज़ कहा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है बच्चे की देखरेख में। बच्चे को ठीक से मदर की जो अंदर जो बच्चे रहते हैं तो उनको ठीक से देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है, उनके अंदर में जो बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है वो सही से हो पाया है कि नहीं हो पाया है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो दैट इज़ बिफोर बर्थ सर्टेन थिंग्स में हैपन टू द मदर विच में अफेक्ट द फीटस और द ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज मेंटल रिटार्डेशन। कहते हैं जन्म से पहले की बात होती है जो मैंने अभी जस्ट बताया था। इससे बहुत सारी चीज़ें होती है।
अपने मदर के साथ, विच में अफेक्ट द फीटस, जो कि फीटस को प्रभावित कर सकती है या ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म को प्रभावित कर सकती है, और ये मेंटल रिटार्डेशन का कारण बनती है। फीटस का मतलब होता है खास करके जहाँ पे मदर के जो पेट में बच्चा जहाँ पे बड़ा होना शुरू हो जाता है, ये इसको फीटस कहा जाता है। और जो नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं कि दिस इंक्लूड्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है फादर और मदर में, इसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, विच विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम, जिससे डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम आती है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम तैयार होते हैं और प्रेटर विल सिंड्रोम भी तैयार होते हैं। आगे दे रखे हैं ऑल्सो द सिंगल जीन डिसऑर्डर्स कैन कॉज इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म सच एज फिनेलकेटेनुरिया, गैलेक्टोसीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, टे-सेक्स डिजीज एट्सेट्रा। ये सब कुछ ऐसे जो है रोग के नाम दे रखे हैं। अगर सिंगल जीन डिसऑर्डर होते हैं तो ये सारे इस तरह के प्रॉब्लम जो है मेटाबॉलिज्म में करते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर को क्या करता है, बहुत दुरुस्त रखता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म में जब कमी आ जाती है तो इस तरह के जो बीमारी के नाम दे रखे हैं, ये फेनिलकेटोनुरिया, उसके बाद है गैलेक्टोसीमिया, उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म या टे-सेक्स डिजीज़ जो है इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद है ब्रेन मैलफॉर्मेशन सच एज जेनेटिक माइक्रोसेफेले, उसके बाद है हाइड्रोसेफेलस एंड मेनिंगोसील। ये सब कुछ टाइप्स होते हैं। ये ब्रेन का मेल फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है, कुछ ब्रेन छोटे दिखाई पड़ते हैं, कुछ ब्रेन आपको ऐसा लगेंगे बड़े, मतलब डिफरेंट काइंड के दिखाई पड़ेंगे, बेढंगे टाइप के दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें इसी को ब्रेन मेल फंक्शन कहा जाता है। इससे बच्चे का जो दिमाग, जो खास करके जो खोपड़ी होती है, वो सामान्य तरीके से नहीं डेवलप कर पाती है। अदर कंडीशंस ऑफ जेनेटिक origin leading to Rabestian T. Rabi syndrome, डी लैंग सिंड्रोम। दूसरे जो कंडीशन होते हैं जेनेटिक ओरिजिन की, इससे राबेस्टियन टी रैबी सिंड्रोम, डी लैंग सिंड्रोम पैदा होती है। इफ़ द मदर ingests any drugs or suffer from certain diseases such as meningitis, rubella, etc., or is exposed to pollutants, heavy metals, harmful medications, may all lead to mental retardation। कहते हैं जिस समय बच्चा माँ की पेट में होता है, अगर वो उस समय माँ उसकी या मदर उसकी कोई ड्रग लेती है, कोई मतलब नशा का सेवन करती है, तो ऐसे जो मदर होते हैं वो खास करके कुछ बीमारियों से पहले से परेशान रहते हैं। इसमें मेनिंजाइटिस, रुबेलिया आदि होते हैं। या जो मदर होती है खास करके पॉल्यूशन की जगह पे बैठती है, जहाँ पे पॉल्यूशन होती है, या हैवी मेटल्स जहाँ पे रखी रहती है, या हार्मफुल मेडिकेशन होता है, उनका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो ये सारे जो है बच्चे को पर असर पड़ता है और इससे बच्चे जो है उनका मानसिक जो है ख़राबी हो जाता है और ऐसा बच्चा कभी भी पूरा फिट या तंदुरुस्त नहीं रह पाता। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें दे रखे हैं, इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, दैट इज इन लेट प्रेगनेंसी, डिजीजेस सच एज हार्ट एंड किडनी डिजीज, डायबिटीज एंड प्लेसेंटल डिसफंक्शन एट्सेट्रा में कॉज मेंटल रिटार्डेशन। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं वो होते हैं लेट प्रेगनेंसी की, मतलब प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन बहुत लेट होती है। इसमें कुछ डिजीज़ हो जाती है, बीमारियां हो जाती है, जैसे हार्ट की बीमारी होती है, किडनी की बीमारी होती है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है, प्लेसेंटल डिसफंक्शन होता है, प्लेसेंटा होता है, खास करके आपको बच्चा जब पेट में होता है तो खास करके जो डायरेक्ट उसको भोजन नहीं मिल पाता है, बल्कि उसमें एक तार टाइप की, मोटी तार टाइप की लेयर होती है, जो उस लेयर के सहारे, उस डोरी के सहारे जो है बच्चे के को मतलब पेट में खाना जाता है, भोजन जाता है। मतलब जो मदर जो खाती पीती है वो सारा न्यूट्रिशन जो है उसके जरिए उसके अंदर प्रवेश करता है। इसको इंग्लिश में प्लेसेंटा कहा जाता है। अगर उसमें खराबी आ जाती है तो इससे भी मेंटल रिटार्डेशन का कारण बन सकती है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखे हैं, सो ऑल्सो ड्यूरिंग लेबर, सेवियर प्रीमैच्योरिटी, वेरी लो बर्थ वेट, बर्थ एस्फिक्सिया,
बर्थ ट्रॉमा एट्सेट्रा कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। इसीलिए कहते हैं लेबर के टाइम में या काफ़ी ज़्यादा प्री मैच्योरिटी होती है, या अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसका अगर वेट बहुत कम हो, बर्थ एस्फिक्सिया अगर बर्थ सही हिसाब से ना हो, बर्थ में ट्रॉमा हो मतलब परेशानी हो, तो इससे भी मेंटल रिटार्डेशन का कारण बन सकती है। आगे दे रखे ऐसे आफ्टर बर्थ इन द फर्स्ट 4 वीक्स सिवियर जॉन्डिस और हाइपोग्लाइसेमिया एटसेट्रा में अकर विच ऑल कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। कहते हैं जन्म के बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके 4 सप्ताह तक, पहला जो 4 सप्ताह होता है उसमें बच्चे को जॉन्डिस जैसा अगर बीमारी हो जाए, काफ़ी ज़्यादा गहरा अगर जॉन्डिस बीमारी हो जाए या हाइपोग्लाइसेमिया जैसी बीमारी हो जाए, में अकर विच विल, ये हो सकते हैं बच्चों में, कई बच्चों को हो जाती है, तो इससे भी जो है मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। आफ्टर द चाइल्ड ग्रोज अप इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड पीरियड एनी ब्रेन इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, encephalitis, head injury, meningitis, etc., including severe and prolonged malnutrition, can cause mental retardation. कहते हैं जब चाइल्ड जो है इन्फेंसी में बड़े होने लगते हैं, फिर जब वो है चाइल्डहुड के पीरियड में आ जाते हैं, तो कोई भी ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन में कोई उनको बीमारी हो सकता है, इसमें ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, उसके बाद एनसेफेलाइटिस ये भी हो सकता है कि ब्रेन में काफ़ी चोट लग गया हो, हेड इंजरी हो गया हो, या मेनिंजाइटिस जैसे प्रॉब्लम उनको हो गया हो। ये सारे जो है वर्ड्स हैं, ये सारे डिजीज़ से संबंधित हैं, इंक्लूडिंग सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड मैलन्यूट्रिशन। और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा गहरा और काफ़ी ख़राब टाइप का जो है कुपोषण जो है अगर बच्चे को मिलता है, मतलब बच्चे को जो खाना पीना मिलता है, अगर वो भोजन जो है उसमें न्यूट्रिशन ना हो, अगर पोषण ना हो, और काफ़ी लंबी समय तक वो ऐसे भोजन को खाता रहता है जिसमें न्यूट्रिशन ना हो, तो उससे बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है और अंत में जो है वो मेंटल रिटार्डेशन का कारण बन सकता है। इसके बाद अदर फैक्टर्स भी इसमें दे रखे हैं, जैसे कि इसमें है जेनेटिक्स फैक्टर। अब ये जेनेटिक्स फैक्टर क्या होते हैं? तो जेनेटिक्स फैक्टर में क्या होते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, मतलब क्रोमोसोम जो है वो सही से सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाता है यहाँ पे। इसमें जैसे कि ट्रायसोमी होते हैं 21, ट्रायसोमी 13, ट्रायसोमी 18, और जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होते हैं, ये सारे संबंधित होते हैं मेंटल रिटार्डेशन से। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस एंड इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक सही तरीके से काम नहीं कर पाती है उसमें, और इन्फेक्शंस हो जाती है। उसके बाद है फेनिलकेटोनुरिया इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये देखिए ऊपर इसका नाम दे रखा था, तो उसी के बारे में दे रखा है कि क्या चीज़ होती है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है दैट इज़ एसोसिएटेड विद MR, जो कि मेंटल रिटार्डेशन से जुड़ी होती है। ये क्यों होती है उसके बारे में दे रखा है, ड्यू टू द इनहेरिटेंस ऑफ ए रिसेसिव जीन फ्रॉम ईच पेरेंट, क्योंकि माता पिता जो होते हैं उनको ईच पेरेंट कहा गया है, उनके अंदर से जो जीन इनको मिलता है उससे बीमारी होती है। बहुत सारे ऐसी बीमारी होती है जो कि पेरेंट्स से भी बच्चे में आ जाती है। अगर मदर को कोई बीमारी है तो बच्चे का ज़्यादा संभावना है कि कुछ ना कुछ जीन जो है उसके अंदर ट्रांसमिट करता है और कुछ ना कुछ लक्षण जो है उसको देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो प्रीनेटल कॉजेज़ है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द मदर्स डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विल रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन इन चाइल्ड। कहते हैं मदर जब प्रेग्नेंट होते हैं उस समय अगर उसको आयोडीन की भरपूर मात्रा ना दी जाए तो इससे भी मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में देखी जाती है। व्हेन मदर्स अब्यूज अल्कोहल इट विल प्रोड्यूस fetal alcohol syndrome in the newborn, a cluster of very serious problems. They include cognitive deficiencies, maternal diseases like rubella, syphilis, toxoplasmosis, etc. during pregnancy can cause mental retardation. कहते हैं जब मदर जो है जब प्रेग्नेंट होती है उस समय अगर वो शराब पीने लगे, अल्कोहल का सेवन करने लगे, तो इससे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जो है प्रोड्यूस हो जाती है जो नए बच्चे जब जन्म लेते हैं तो, और इससे काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। इसमें बच्चे के साथ कॉग्निटिव जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है और उनको बहुत सारे मैटरनल डिजीज़ हो जाती है जो माता से उनको प्राप्त होने लगता है, जैसे कि रूबेला, साइफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
और प्रेगनेंसी के समय में ये होती है मदर में, ये सारे बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होने लगती है और ये सारे जो है वो मेंटल रिटार्डेशन के जो है कारण बन सकते हैं। बर्थ रिलेटेड कॉजेज नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है। बर्थ रिलेटेड कॉजेज इंक्लूड लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी कैन कॉज ब्रेन डैमेज एंड रिटार्डेशन इन बेबी। कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता रहता है तो उस समय में अगर उसे ऑक्सीजन की कमी हो जाए या तो कह रहे हैं कि पहले हो जाए या उस समय हो जाए या उसके बाद डिलीवरी के बाद हो, तो इससे भी ब्रेन डैमेज हो सकता है और जो बेबी होते हैं उसमें रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद दे रखे हैं प्रीमैच्योर बर्थ इंजरीज एंड एबनॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेन डैमेज। अगर समय से पहले बच्चा जन्म ले ले, बर्थ के समय में उसको कोई नुकसान हो, एबनॉर्मल डिलीवरी सही तरीके से न हो, तो ये भी जो है ब्रेन डैमेज की रिस्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुकी है या बढ़ा दी है। As for postnatal causes, head injuries, poisons, excessive exposure to X-ray and excessive use of drugs can lead to mental retardation। कहते हैं जन्म के बाद का जो कुछ कारण है, जैसे अगर बच्चे के सिर में चोट लग जाए, पॉइज़न अगर वो ले ले कुछ गलती से, काफ़ी ज़्यादा अगर उसको एक्सरे के पास ले जाया जाए या काफ़ी ज़्यादा अगर वो ड्रग्स का यूज़ करने लगे, तो इससे भी मेंटल रिटार्डेशन का कारण बन सकते हैं। और कहते हैं जो मेनिंजाइटिस है और एन्सेफेलाइटिस है चाइल्डहुड में, ये भी तैयार हो जाते हैं कुछ इन्फेक्शंस के कारण, और ये भी जो है मेंटल रिटार्डेशन का कारण बन सकते हैं, कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। आगे दे रखे हैं इसमें सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब सामाजिक साइकोलॉजिकल फैक्टर, समाज में क्या बच्चे की स्थिति होती है, समाज में किस तरह के लोगों के पास वो उठते बैठते हैं, तो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। लैक ऑफ एडिक्वेट इमोशनल एंड पेरेंटल केयर इन अर्ली चाइल्डहुड कैन रिजल्ट इन ए रिटार्डेड रेट ऑफ डेवलपमेंट। कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है शुरुआत में, तो अगर उसको सही तरीके से अगर उनका इमोशनल या पेरेंटल केयर ना हो, उसके माता पिता के साथ उसकी देख रेख ना हो, वो कब रोता है, क्यों रोता है, कब हंसता है, क्यों हंसता है, किस कारण से हंसता है, ये सब सारी चीज़ें जो है एडिक्वेट इमोशन में आती है। तो अगर ये सही तरीके से प्रॉपर तरीके से केयर ना किया जाए, तो ये भी डेवलपमेंट जो होती है अगर उनकी आगे जा कर के, तो वो ख़राब हो सकती है, रिटार्डेड रेट में उनकी डेवलपमेंट हो सकती है। Severe environmental deprivation, physical, cultural, emotional, and intellectual during infancy and childhood results in retardation of the child's intellectual development. When his potential at birth is normal, school maladjustment also tends to retard the development of the child. कहते हैं काफ़ी ज़्यादा गहरा जो है इन्वायरमेंटल डेप्रिवेशन होते हैं। डेप्रिवेशन का मतलब ऐसा माहौल जो मिलना चाहिए, अगर वो चीज़ ना मिले बच्चे को, फिज़िकल, कल्चरल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल जो होती है, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती है उनकी इन्फेंसी के समय में, चाइल्डहुड के समय में भी। और इससे क्या होती है, बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है वो बिगड़ने लगती है। एवरी व्हेन हिज पोटेंशियल एट बर्थ इज़ नॉर्मल, ये तब होती है खास करके जब बर्थ के समय में उनकी सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। तो स्कूल मैल एडजस्टमेंट ऑल्सो टेंड्स टू रिटार्ड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। स्कूल मैल एडजस्टमेंट का मतलब है कि कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है लेकिन स्कूल में वो सही तरीके से वो बैठ नहीं पाता, सही से बात नहीं कर पाता, तो इसको स्कूल मैल एडजस्टमेंट कहा जाता है। इससे भी क्या होती है, चाइल्ड में जो डेवलपमेंट होती है, आगे जो प्रोग्रेस होती है, उसमें खराबी आना शुरू हो जाता है। आगे जो नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ मेंटल रिटार्डेशन। कुछ कहते हैं साधारण सा जो है स्वास्थ्य की समस्या होती है जो मेंटल रिटार्डेशन से जुड़े होते हैं। द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ मेंटल रिटार्डेशन इंक्लूड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, कन्वल्शंस, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स एक्सेट्रा। अब इसमें कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है जो मेंटल रिटार्डेशन से जुड़े होते हैं। इसमें बिहेवियर प्रॉब्लम, कन्वल्शंस और सेंसरी इम्पेयरमेंट जुड़े होते हैं। कहते हैं इनको एक एक करके देखते हैं कि क्या चीज़ होती है।
नेक्स्ट दे रखे हैं कि इन रिगार्ड टू बिहेवियर प्रॉब्लम सिम्टम्स लाइक रेस्टलेसनेस, कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड, अनेबल टू सिट इन वन प्लेस, पुअर कंसंट्रेशन, इम्पल्सिवनेस, टेम्पर टेंट्रम्स, इरिटेबिलिटी एंड क्राइंग आर कॉमन। जब बिहेवियर प्रॉब्लम होती है बच्चों में तो ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वो एक जगह सही तरीके से बैठते नहीं हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, एक जगह पे सही से वो बैठ करके अपने आप को टिक नहीं पाते हैं, इनका ध्यान एक जगह नहीं हो पाता है, पुअर कंसंट्रेशन होता है, इनके अंदर में इम्पल्सिवनेस होती है, ये कहीं भी जा करके किसी भी जगह पर में ठहरने लगते हैं, इनका स्वभाव बहुत ही ख़राब होता है, इनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है और ये बात बात पर में चिल्लाने लगते हैं। तो ये सारी बिहेवियर प्रॉब्लम्स के कारण होती है। दूसरा जो डिस्टर्बिंग बिहेवियर है, अदर डिस्टर्बिंग बिहेवियर्स लाइक एग्रेशन, सेल्फ इंजरियस बिहेवियर सच एज हेड बैंगिंग एंड रिपीटेटिव रॉकिंग में ऑल्सो बी सीन। तो दूसरे जो डिस्टर्बिंग बिहेवियर है, जैसे कि बहुत अचानक सा तेज़ी से गुस्सा आ जाना, अपने आप को घायल कर लेना। कभी कभी ऐसे बच्चे क्या करते हैं, गुस्से में अपना सिर जो है वो दीवार पे मारने लगते हैं या कहीं पर में कोई हार्ड चीज़ होता है उस पर मारने लगते हैं। रिपीटेटिव रॉकिंग में ऑल्सो बी सीन, और इस तरीके से ये प्रयास वो लगातार करते रहते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम उनके अंदर देखी जाती है। When such behavior is severe and persistent, it can become a major source of stress for families. और कहते हैं जब ऐसी बिहेवियर काफ़ी गंभीर हो जाए और निरंतर चलता ही रहे, परसिस्टेंट रहे, तो यह इस प्रकार के जो बिहेवियर है ये फैमिलीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रेस का बात हो जाता है। एंड देयरफॉर अटेंशन शुड बी पेड टू रिड्यूस सच बिहेवियर वाइल प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड केयर। इसीलिए यहाँ पे अटेंशन दी जाने की ज़रूरत है, ध्यान दी जाने की ज़रूरत है कि ऐसे बिहेवियर को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके और इन्हें सही से इनका देखरेख किया जाए, इनको सही तरीके से इनके साथ बर्ताव किया जाए। नेक्स्ट दे रखे हैं कि अबाउट 1/4 ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन में सफ़र फ्रॉम कन्वल्शंस। कहते हैं 4 बच्चों में से एक बच्चा जिसके साथ मेंटल रिटार्डेशन होती है वो कन्वल्सन के शिकार होते हैं, विच में इन्वॉल्व द बॉडी और सिंगल जर्क्स लीडिंग टू ए फॉल। इसमें कोई बॉडी भी शामिल हो सकती है, इसमें एक सिंगल जर्क भी शामिल हो सकती है जो कि इन्हें नीचे मतलब ऊपर नहीं उठने देते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब ये डेवलपमेंट के लेवल पे नहीं है। आगे दे रखे हैं इसमें थर्ड जो पैराग्राफ है, चिल्ड्रन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम डिफ़िकल्टीज इन सीइंग एंड हियरिंग। जो बच्चे होते हैं उनको सुनने में या देखने में कठिनाई होती है, उनका भी वो सामना करते हैं। दिस में सीन ऑन अबाउट 5% ऑफ द केसेस, और ये जितने भी केसेस होते हैं उसमें से 5% केसेस में ये चीज़ देखा जा सकता है। Sometimes these problems can be resolved by using hearing aids or glasses or undergoing surgery for cataracts। और कभी कभी इस प्रकार की जो समस्या होती है उसका निदान किया जा सकता है हियरिंग एड के मदद से, या ग्लास लगा करके, चश्मा लगा करके, या सर्जरी करवा करके, अंडरगोइंग सर्जरी, खास करके कैटरैक्ट के लिए। कैटरैक्ट होता है मोतियाबिंद, जब किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है उसको कैटरैक्ट कहा जाता है। Other developmental disabilities such as cerebral palsy, speech problems and autism can occur along with mental retardation। दूसरे प्रकार के डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है जिसमें सेरिब्रल पैल्सी होती है, मतलब ब्रेन से संबंधित ये चीज़ है। इसमें स्पीच प्रॉब्लम होती है, ऑटिज़म होती है। ऑटिज़म का मतलब बच्चा अपना मनमानी करता है। ये भी जो है मेंटल रिटार्डेशन से जुड़े होते हैं और काफ़ी बार जो है देखे जाते हैं। Persons with many disabilities or multiple disabilities pose a big challenge in terms of providing care। और ऐसे आदमी जिसके अंदर में बहुत सारी ये सारी समस्याएं हैं और ये समस्या कई ज़्यादा उनके अंदर बढ़ता ही चला जाता है, मल्टीपल है, तो उनको सारी देख रेख करना, उनको सही तरीके से उनको मेंटेन करना, ये बहुत ही बड़ी चुनौती होती है और ये बहुत आसान नहीं होता है। तो इसके साथ जो है ये पार्ट ऑफ का एंड हो गया। इसमें हमने अभी कुछ मेंटल रिटार्डेशन और आपका जो डिसेबिलिटीज़ है उसके बारे में अभी बताए थे, कॉजेज़ बताए थे, और ये जो है इससे क्या क्या डिजीज़ किस किस कारण से होते हैं, इनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, और IQ लेवल से भी कैसे पहचान सकते हैं। तो इस सब के बारे में इसमें दे रखा था। आई होप you would have enjoyed this video. Now in the next part of the video we'll cover
the rest of this block, unit number 2, and just by then just take care of yourself, and just you can just discuss among your friends, or you can just read more than one time to have the abysmal knowledge about that. Okay, thank you. By then just take care of yourself. Good night.